नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज दोस्तों 5 अक्टूबर है और आज दशहरा भी है, तो सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो सारे जीवन में अच्छे काम करने हैं हमने और आपने, लेकिन 5 अक्टूबर 2022 से रिलेटेड दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, तो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए, वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की करंट अफेयर की वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों मेरे साथ में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। अपने पास में व्हाइट स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। देखें, आज का क्वेश्चन है पहला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च की? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए, मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए, पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च की है। क्वेश्चन क्या है, एक बार समझने की कोशिश करें। ऐप लॉन्च की है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च की है? तो हाल ही में दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों आप बता देना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है ना, उस हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च की है। अब दोस्तों उस ऐप का नाम क्या है? तो आप बताएंगे सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा ये ऐप लॉन्च की है, ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों अपनी पुलिस के लिए या पुलिस की सहायता के लिए, पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और उस ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, उस ऐप का नाम क्या है? सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा उस ऐप का नाम है। अब प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश का नाम आया है तो ये हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था। हिमाचल प्रदेश जो 1971 में बना था, जो भारत का कौन सा राज्य बना था? तो दोस्तों ये जो हिमाचल प्रदेश है ना, ये कौन सा राज्य बना था? तो आप बता देना 18वां राज्य बना था, 18वां राज्य, ये ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र करें, क्योंकि ऐप मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है, तो मुख्यमंत्री कौन है भाई साहब? तो आप बता देना जयराम ठाकुर। ये भाई साहब हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है दोस्तों? यदि राज्यपाल पूछे ना, तो आप बता देना राजेंद्र विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये हिमाचल प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल है। क्लियर है? यहाँ तक मेरे हिसाब से सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च की है? तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सत्यनिष्ठा नाम से ऐप लॉन्च की है। और हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था, 18वां राज्य बना था, जिसका मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। जिसका राज्यपाल का जिक्र किया जाए कि हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है? ये क्वेश्चन है कि किस राज्य के, दोस्तों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, किस राज्य के कृषि मंत्री, किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है? सुधाकर सिंह है ना, सुधाकर सिंह, इस सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया। किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा, बिहार के कृषि मंत्री बिहार का जो कृषि मंत्री है ना सुधाकर सिंह, उसने हाल ही के अंदर दोस्तों इस्तीफा दे दिया, क्योंकि बिहार के अंदर दो पार्टियों की सरकार है, एक नीतीश कुमार, एक तेजस्वी यादव की ने आपस में गठबंधन की सरकार है। शायद इनकी खींचतान चल रही होगी, जिसके कारण इस्तीफा दिया होगा। तो किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों बिहार। अब जिक्र बिहार का आया है, तो बिहार का मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बता देना नीतीश कुमार। गठबंधन की सरकार में है नीतीश कुमार, और ये नीतीश कुमार दोस्तों बिहार का 8वीं बार मुख्यमंत्री बना है। बिहार का उप मुख्यमंत्री पूछे वर्तमान में, बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन है? तो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव दोस्तों ये बिहार का उप मुख्यमंत्री है।
और दोस्तों बिहार का यदि राज्यपाल पूछे, राज्यपाल, तो भाई बिहार का राज्यपाल कौन है, तो आप बता देना फागू चौहान। फागू चौहान ये दोस्तों बिहार का राज्यपाल है। क्लियर है। किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है, तो दोस्तों बिहार। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राज्यपाल फागू चौहान है, फागू चौहान। दोस्तों जिक्र बिहार का आया है, बिहार का जिक्र बिहार का आया है, तो अपने पास में क्वेश्चन बनेगा कि ये जो बिहार है ये कब बना था दोस्तों, 1912 में। और ये बिहार दोस्तों किससे अलग होकर बना है, तो आप बता देना बंगाल से अलग होकर बना है। बिहार कब बना, 1912 में। किससे अलग होकर बना, बंगाल से अलग होकर बना है दोस्तों, बंगाल से। तो प्यारे साथियों यहां तक आपने पॉइंट नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए जल्दी से, इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों यदि आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह स्टडी ग्रुप में शेयर करते आप चलिए, ठीक है। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके मन में, आपके दिल में, आपके ख्यालों में नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में है, हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन सा बना है, तो दोस्तों 400 T20 हाल ही में 400 T20 हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाला, T20 मैच खेलने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है, तो दोस्तों हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाला जो भारतीय खिलाड़ी बना है वो कौन बना है, तो दोस्तों आप बता देना रोहित शर्मा। सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट मैच, सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट मैच खेलने वाला जो खिलाड़ी बना है वो रोहित शर्मा बना है। सबसे ज़्यादा T20 क्रिकेट मैच खेलने वाला खिलाड़ी जो बना है ना दोस्तों वो रोहित शर्मा बना है। यहाँ तक क्लियर है। रोहित शर्मा पहले स्थान पर है, 400 खेले। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर दिनेश कार्तिक है। सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने वाला दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक। और इस दिनेश कार्तिक ने दोस्तों कितने खेले हैं, तो आप बता देना 368 खेले हैं। और थर्ड नंबर के ऊपर सबसे ज़्यादा T20 खेलने वाला MS धोनी है, MS धोनी, ये सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर के ऊपर है। लेकिन सबसे ज़्यादा खेले रोहित शर्मा ने, दूसरे नंबर पर दिनेश कार्तिक ने, तीसरे नंबर पर MS धोनी ने। और MS धोनी ने कितने खेले हैं दोस्तों, तो 361। और चौथे नंबर पर विराट है, विराट कोहली, जिसने 354 T20 क्रिकेट मैच खेले। लेकिन पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, किरण पोलार्ड है, जो वेस्ट इंडीज का है। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा T20, ध्यान रखिएगा, T20 क्रिकेट मैच खेलने वाला जो खिलाड़ी है वो कौन है, किरण पोलार्ड है। ध्यान रखिएगा किरण पोलार्ड। और उसका संबंध कहां से है, तो वेस्ट इंडीज से है। किरण पोलार्ड ने सबसे ज्यादा T20 मैच खेले। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हाल ही में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है। क्वेश्चन ये है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य, 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 देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे चुना गया, तो देश का जो सबसे फर्स्ट नंबर के ऊपर जो देश का दोस्तों सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है वो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन नोट करो, आप क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे चुना गया है, तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर यदि मैं जिक्र करूं तो दोस्तों छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। और यदि तीसरे नंबर पर जिक्र करूं तो दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरे नंबर के ऊपर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ये क्लियर रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार पहला स्थान कौन से राज्य का, मध्य प्रदेश का, जिसकी राजधानी क्या है, तो दोस्तों आप बता देना भोपाल। उसके बाद में सेकंड नंबर के ऊपर छत्तीसगढ़ का, जिसकी राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे दोस्तों रायपुर, ध्यान रखना। और उसके बाद में थर्ड नंबर के ऊपर महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी क्या है, तो दोस्तों आप बता देना मुंबई, जिसकी राजधानी। मुंबई का जिक्र करें तो पहले ये बॉम्बे हुआ करता था, मुंबई का नाम मुंबई 1995 में हुआ था। और रायपुर है, ये कर्क रेखा के समानांतर स्थित है। भोपाल है जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, जो बेतवा नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद में अपने पास में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। 2022 का
चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दोस्तों, चिकित्सा में नोबेल अवार्ड 2022 में चिकित्सा का नोबेल जो पुरस्कार है, नोबेल अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? तो 2022 का जो चिकित्सा का नोबेल अवार्ड है वो सवांते पेबो को दिया गया है, सवांते पेबो को। और ये सवांते पेबो दोस्तों कहाँ से है? स्वीडन में। और ये स्वीडन जिसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? तो स्टॉकहोम, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। और ये स्वीडन जो कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। और दोस्तों यूरोप में कितने देश हैं? तो 48। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, रूस। ये क्लियर रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 2022 में चिकित्सा में नोबेल अवार्ड किसे दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्वांते पेबो को दिया गया है। और ये स्वांते पेबो जो कौन से देश से है? तो दोस्तों स्वीडन से है। अब नोबेल पुरस्कार का जिक्र आया तो दोस्तों याद रखिएगा, पूरे विश्व का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, पूरे वर्ल्ड का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, उसका नाम है नोबेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1901 में हुई थी, 1901 में। और प्रथम भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में RNT को मिला था, RNT, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। और कौन सी पुस्तक इसने साहित्य के क्षेत्र में लिखी थी? तो गीतांजलि पुस्तक के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, दूसरा किसे मिला है? तो आप बता देना भाई साहब, फिजिक्स के क्षेत्र में CV रमन को दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला। यहां तक मेरे हिसाब से सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा होगा, बहुत शानदार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। देश का नया उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? देश का जो उपचुनाव आयुक्त है ना दोस्तों, उपचुनाव आयुक्त, देश का उपचुनाव आयुक्त कौन बनाया गया है? देश का उपचुनाव आयुक्त कौन बनाया गया है? तो दोस्तों आप बताएंगे, हाल ही में देश का उपचुनाव आयुक्त अजय भादु को बनाया गया है, अजय भादु को। देश का नया चुनाव आयुक्त कौन बना है? अजय भादु बना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार ये चुनाव आयुक्त है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि देश का नया उपचुनाव आयुक्त कौन बना है? तो अजय भादु बना है, अजय भादु ये देश का नया उपचुनाव आयुक्त बना है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में कौन से हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? हाल ही में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स जो अपने पास में भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स, इस इंडियन एयरफोर्स में कौन से हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? इंडियन एयरफोर्स में दोस्तों कौन से हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंडियन एयरफोर्स में कौन से हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो आप बताएंगे LCH। इंडियन एयरफोर्स में कौन से हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो LCH जो प्रचंड है ना, LCH जो प्रचंड है उसको शामिल किया गया, LCH प्रचंड। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स में हाल ही में कौन से हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो LCH प्रचंड। LCH मतलब लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर है ना, वो है वो, और जिसका नाम क्या है? तो प्रचंड है। और ये इंडियन एयरफोर्स में कहाँ से शामिल हुए हैं? जोधपुर से शामिल हुए हैं। यहाँ पर अपने भाई साहब CDS भी पहुँचे, जो CDS नए बने हैं अनिल चौहान, वो भी पहुँचे हुए थे। एयरफोर्स के चीफ भी पहुँचे हुए थे, विवेक राम चौधरी। और यहीं पर अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी पहुँचे हुए थे। तो हाल ही के अंदर इंडियन एयरफोर्स में कौन से हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया? तो LCH जो प्रचंड है ना, इसको शामिल किया गया है इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है उसके अनुसार, यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रंस फंड है उसके अनुसार, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, देखो क्या क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ें एक बार समझे। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने % कम हो सकता है? यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए, लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए दोस्तों, लड़कियों को शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने % रुक सकता है? तो दोस्तों बाल विवाह कितने % रुक सकता है? तो यूनिसेफ के अनुसार 80% रुक सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि भाई साहब यूनिसेफ का बात माने तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों को शिक्षा दी जाए तो बाल विवाह 80% तक कम हो सकते हैं, 80% तक। ठीक है, अब हम स्टैटिक जीके के ऊपर आते हैं। स्टैटिक जीके के वो प्रश्न जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्वेश्चन ये है कि
हिडकल परियोजना, हिडकल जो परियोजना है ना दोस्तों, ये हिडकल परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? तो दोस्तों हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी के ऊपर है। घाट प्रभा नदी के ऊपर हिडकल परियोजना। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि हिडकल परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है, तो दोस्तों आप बताएंगे घाट प्रभा नदी के ऊपर है। और ये घाट प्रभा नदी जो दोस्तों किसकी सहायक है, तो आप बता देना कृष्णा नदी की सहायक है, जो दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है, जो दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। लेकिन हिडकल परियोजना का जिक्र करूं तो हिडकल परियोजना जो घाट प्रभा नदी के ऊपर है और जो कृष्णा नदी की सहायक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? कालाहारी जो डेजर्ट है वो कहाँ है? क्वेश्चन ये है कि जो कालाहारी रेगिस्तान है ना दोस्तों, कालाहारी रेगिस्तान, जो कालाहारी रेगिस्तान है वो कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम जो अफ्रीका है ना, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, इसमें कालाहारी रेगिस्तान स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कहने का मतलब बोत्सवाना में, बोत्सवाना में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। और पश्चिम अफ्रीका में कहाँ? तो आप बता देना बोत्सवाना में कालाहारी डेजर्ट स्थित है। जैसे आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि थार डेजर्ट कहाँ है, तो थार डेजर्ट जो भारत के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर फैला है, जो एशिया महाद्वीप के अंदर है, ऐसे ही कालाहारी जो डेजर्ट है ना, कालाहारी जो मरुस्थल है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के अंदर है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। क्लियर रखिएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या हुआ करती थी? दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो टीपू सुल्तान की यदि राजधानी का यदि मैं जिक्र करूं तो इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। श्रीरंगपट्टनम ये टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी। रानीखेत जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये है, रानीखेत जो बीमारी है ना, रानीखेत बीमारी ये किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों मुर्गियों से रिलेटेड है, मुर्गियों से रानीखेत बीमारी। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली जो आंदोलन था, बारदोली जो सत्याग्रह है, ये बारदोली सत्याग्रह किससे है? तो वल्लभ भाई पटेल से है, वल्लभ भाई पटेल। और ये जो बारदोली जो सत्याग्रह ना दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह, ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और यहाँ पर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर पुकारा था, सरदार। ध्यान रखना, बारदोली सत्याग्रह जो किससे रिलेटेड है? वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर जो बारदोली की महिलाएं थी ना, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। ध्यान रखना ये चीज़ें। उसके बाद में नाम आता है मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जो मानव होता है, मनुष्य होता है, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 1 मिनट में जो मनुष्य सांस लेता है ना दोस्तों, उसमें अपने पास में नाम आता है 16 से 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। क्लियर रखिएगा। उसके बाद में संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ना, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आप बता देना भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति हुआ करती थी, ये इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। ये वही भीमराव अंबेडकर है जिसे संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है? तो दोस्तों जवाहर सुरंग है ना, ये बनिहाल दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में। और कहाँ पर स्थित है? तो आप बता देना जम्मू कश्मीर में। और ये जो बनिहाल दर्रा है ना, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है। तो प्यारे दोस्तों, आज के करंट अफेयर में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।